अभी हाल में एक न्यूज आई थी, आप लोग सुने होंगे कि अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम चाइना ने बदलते हुए मंदारिन भाषा में नया नाम दिया है। अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम बदला है चाइना ने। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता है। एक्चुअली भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है और भारत और चीन के बीच जो सीमा है 3 सेक्टर में बटा हुआ है। ये वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर में ये अक्साई चीन है, ये भारत का है। इस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है 1962 से। इस पर भारत दावा करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन अपना दावा जताता है। ठीक है, और बार बार दावा जताने के लिए कुछ ऐसे प्रयास करता है जिससे लोगों में, भारत में या चाइना में या पूरी दुनिया में यह जाए कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन का प्राकृतिक अधिकार है। चीन ऐसा प्रयास करती रहता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश अभी भारत के हिस्से में है। भारत के संप्रभु क्षेत्र का यह हिस्सा है। ठीक है, भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। केवल नाम बदल देने से वास्तविकता नहीं बदलती है। जमीन पर अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है। अरुणाचल प्रदेश नियंत्रण में, अरुणाचल प्रदेश के लोग भी पूरी निष्ठा के साथ भारत के साथ है। लेकिन चाइना बार बार करता रहता है और अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताने के लिए अरुणाचल प्रदेश के जगहों का नाम बदलते रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी हाल ही में इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम बदला है। इससे पहले भी 2 लिस्ट 17 में और 21 में, 2017 में इन्होंने 6 जगहों का नाम बदला था। ठीक है, और 2021 में 15 जगहों का नाम बदला था। तो 2017 में कितने जगहों का नाम बदला अरुणाचल प्रदेश के? कितने जगहों का? 6। 2021 में 15 जगहों का नाम बदला और अब 2023 में लगभग एक सप्ताह पहले 11 जगहों का नाम बदला इन्होंने। और ऐसा करके वे बार बार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि तिब्बत हमारा है और अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है। क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? साउथ तिब्बत है। और चीन तिब्बत को अपना क्षेत्र समझता है। तिब्बत पर अवैध कब्जा कर रखा है 1951 से ही, और 1959 में दलाई लामा वहां से भाग कर आए। अभी वो भारत में निर्वासित सरकार, उन्होंने भारत आए और निर्वासित सरकार की स्थापना की उन्होंने। ठीक है, तो तिब्बत की निर्वासित सरकार काम कर रही है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कहाँ? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो ये साउथ तिब्बत मानता है अरुणाचल प्रदेश को, और चाइना इसको अपना अधिकार इस पर जताता है। कहता है साउथ तिब्बत है, ये तिब्बत हमारा एरिया, तिब्बत का ये हिस्सा रहा है। ठीक है, तो वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन को लेकर लद्दाख का ये हिस्सा, और सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड से सीमा मिलती है। यहाँ विशेष ये विवाद नहीं है। और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश ये वगैरह है। तो ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन चाइनीज तिब्बत को पूर्वोत्तर भारत से अलग करता है। ठीक है, तो ये जो दावा जताता है, दावा जताने के लिए नाम बदलने की पॉलिसी करता है। क्या करता है? नाम बदलकर ध्यान आकर्षित करना चाहता है दुनिया के लोगों का कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। दूसरा क्या करता है? जब भी कोई भारतीय अधिकारी या भारतीय राजनेता अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करता है तो आपत्ति जताता है। दलाई लामा ही जाते हैं अरुणाचल प्रदेश तो आपत्ति जताता है। अभी G20 की बैठक भारत ने किया अरुणाचल प्रदेश में, उसमें शामिल होने से चाइना ने मना कर दिया। तो ये हरकतें कर करके, हरकतें क्या 3-4 तरह की करता है। नाम बदलता है, भारतीय अधिकारियों या राजनेताओं की यात्रा होती है तो उस पर आपत्ति जताता है। बैठक होती है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे G20 की, तो उसमें शामिल नहीं होता है।
समझ में आई बात? तो ऐसा करके चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता है। तो ऐसा करता क्यों है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। चाइना का इतिहास क्या है कि जब भी चाइना ताकतवर हुआ तो विस्तारवादी हुआ। क्या हुआ? विस्तारवादी, वह अपना विस्तार करता है। तो 1949 में जब वहां साम्यवादी क्रांति हुई, माओ सत्ता में आए, तानाशाह बने, साम्यवादी तानाशाह मो त्से-तुंग, ठीक है, चाइना ताकतवर बना धीरे धीरे। तो माओ की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग था, पहलू था 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। क्या? द 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत, यह माओ की विदेश नीति का एक प्रमुख पहलू है। माओ अपनी विदेश नीति में यह मानता था कि तिब्बत जो है वह चीन के दाहिने हाथ की हथेली है और उसकी 5 उंगलियां हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख। ठीक है, माओ की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग है द 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। माओ का मानना था कि तिब्बत चीन के दाहिने हाथ की हथेली है और उसकी 5 अंगुलियां हैं, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख। और इसी कंसेप्ट के आधार पर अरुणाचल प्रदेश पर वह दावा जताता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और पीछे होइए, माओ से पीछे जाइए। अरुणाचल प्रदेश, ये चीन का जो कहना है उसके हिसाब से 1914 में शिमला समझौता हुआ था, जिसमें तिब्बत के प्रतिनिधि थे और चाइना में उस समय रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार थी, उसके प्रतिनिधि थे, और ब्रिटिश भारत सरकार के प्रतिनिधि। तीनों प्रतिनिधियों के बीच शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1914 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन लाइन खींचा गया था। मैकमोहन लाइन खींचा गया था। तो चाइना कहता है कि शिमला समझौता जो था वह ये उसमें तिब्बत के अधिकारियों को, तिब्बत के प्रतिनिधि को भाग नहीं लेना चाहिए था। तिब्बत तो चाइना का अभिन्न हिस्सा रहा है। ये शिमला समझौता जबरदस्ती थोपा गया था, उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। मैकमोहन लाइन को हम स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के आधार पर 1914 की शिमला समझौते का उल्लंघन करता है, मानता नहीं है। और माओ की विदेश नीति का एक अंग था क्या? द 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। उसके तहत अरुणाचल प्रदेश पर चाइना बार बार दावा करता है और दावा जताने के लिए क्या करता है? नाम बदलने की पॉलिसी पर अमल करता है। भारतीय राजनेताओं नेताओं की यात्रा होती तो उस पर आपत्ति जताता है। G20 जैसे सम्मेलनों की बैठक होती है तो उसमें शामिल होने से इनकार कर देता है। ठीक है, अब यह सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश पर यह दावा जताता है, इसे चाइना का क्या हित है? चाइना का हित क्या है? क्यों चाइना चाहता है अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जताना? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग। क्या है? तवांग। ये तवांग है, ये यहां बौद्ध मठ है, प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। ठीक है, तिब्बती बौद्धों का सबसे प्रमुख स्थान लहासा है, यहां भी बौद्ध मठ है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान कहां है? तवांग। तवांग है अरुणाचल प्रदेश में। तिब्बती बौद्धों का के लहासा पर चाइनीज गवर्नमेंट, साम्यवादी चाइना ने अधिकार कर रखा है। तो पहला कारण यह है अरुणाचल प्रदेश पर दावा का या तवांग पर जो अधिकार जताता है चाइना, वह चाइना के दिमाग में या चाइनीज राजनीति में सोच यह चलती है कि अगर भविष्य में बुद्धिस्टों ने विद्रोह किया तो उस विद्रोह का केंद्र कहां हो सकता है? तवांग। तवांग दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये स्थल है, मठ है तिब्बती बौद्धों का। तवांग के निकट ही छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था। किसका? छठे दलाई लामा का 400 साल पुराना ये मठ है। और 1959 में दलाई लामा जब आए थे
तो बहुत दिनों तक यहाँ रहे थे। चाइनीज शासन से त्रस्त होकर 1959 में लहासा से दलाई लामा आए तो तवांग में बहुत दिनों तक रहे थे। फिर यहाँ से उन्होंने धर्मशाला की ओर प्रस्थान किया, जहाँ निर्वासित सरकार की स्थापना किया। समझ गए ना? तो चाइना को लगता है कि भविष्य में अगर तिब्बत में विद्रोह हुआ, लोकतांत्रिक विद्रोह, लोकतंत्र के पक्ष में, तो उसका केंद्र बन सकता है कहाँ? तवांग। तो विद्रोह को नियंत्रित करना चाइना के लिए काफी कठिन होगा, क्योंकि तवांग है कहाँ? भारत में है। पहला कारण ये है विद्रोह का भय। और विद्रोह हुआ, तिब्बत छीन गया, तो देखिए कितना बड़ा इलाका चाइना से छीनेगा। ठीक है। ये एक्सपर्ट कहते हैं कि चाइना का 43% हिस्सा, 43% हिस्सा ऐसा है जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसमें एक तिब्बत भी है, सिंजियांग प्रांत है, इस साइड है सिंजियांग, इनर मंगोलिया है ऊपर में। समझ आई बात? तो ये एक कारण ये है कि तिब्बत में तिब्बती बुद्धिस्टों का अगर विद्रोह होता है तो उसका केंद्र बन सकता है तवांग। ठीक है। तो फिर उस पर नियंत्रण करना चाइना के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तवांग उसके हिस्से में नहीं है। कहाँ है? भारत के हिस्से। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश और तवांग की स्थिति ऐसी है कि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, तो युद्ध के दृष्टिकोण से ये तवांग के निकट एक दर्रा है, जिस दर्रे का उपयोग 1962 में भी चाइना ने किया था। ठीक है। ब्रह्मपुत्र और नॉर्थ ईस्ट भारत के कॉरिडोर का काम करता है तवांग के नजदीक का दर्रा। ठीक। तो स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से भी अरुणाचल प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। क्या? अरुणाचल प्रदेश स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी वह चाहता है इस पर अधिकार करना। युद्ध के दृष्टिकोण से कभी युद्ध हुआ तो अगर अरुणाचल प्रदेश चाइना के कब्जे में रहा तो चाइना की स्थिति जो होगी काफी मजबूत होगी। सबसे ज्यादा डर उसको तवांग को लेकर लग रहा है। नहीं, अरुणाचल प्रदेश में एक मोनपा जनजाति है जो तिब्बती बौद्ध धर्मावलंबी है, तिब्बती बौद्ध धर्म के ही मानने वाले लोग हैं। उनको ये चाइनीज लोगों को लग रहा है, चाइनीज पॉलिटिशियंस को, कि मोनपा जनजाति को का सहारा लेकर के जो दलाई लामा है वो तवांग में रहकर विद्रोह कर सकते हैं। समझ आई बात? तो पहला कारण हो गया विद्रोह का भय, तिब्बती बुद्धिस्टों के विद्रोह का भय। दूसरा, युद्ध के दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश, तवांग। और तीसरा है द 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत में भूटान भी आता है। अगर अरुणाचल प्रदेश या तवांग में रहा चाइना का अधिकार तो भूटान पर भी नजर, और इस पर भी रहा तो सिक्किम जो चला गया, हो सकता है भविष्य में सिक्किम भी ले ले। नहीं समझे? सिक्किम को कौन लेना चाहता था? चाइना। लेकिन सिक्किम के लोगों ने इंडिया में आना स्वीकार किया, जिसको चाइना आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो बार बार नाम बदलने की पॉलिटिक्स कुछ भी कर रहा है, लेकिन नाम बदलने से जमीन पर जो स्थिति है वो नहीं बदलती है। एक घटना सुनाते हैं आप लोगों को, कुछ इसी तरह की है, मिलती जुलती। एक मेरा छात्र है जो पुलिस में है, वो उसने एक घटना बताया था कि सर एक बार गवाह दर्ज करने गए, एक घटना हुई थी, वहां पर एक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग से मैंने पूछा कि कौन कौन गवाह है घटना का प्रत्यक्षदर्शी, उन लोगों को बुलाइए। तो बुजुर्ग ने कहा ठीक है बुलाते हैं, हमारा बेटा सभी है प्रत्यक्षदर्शी है, तो बुलाइए। तो बुजुर्ग ने आवाज देना शुरू किया, अरे एसपी साहब को बुलाओ, कलेक्टर साहब को बुलाओ, जज साहब को बुलाओ, इंस्पेक्टर साहब को बुलाओ। ये पुलिस में था, सब इंस्पेक्टर था, मेरा छात्र जो था। तो बोला कि सर हमको लग रहा था कि कितना परिवार में इसके कलेक्टर, जज और एसपी साहब, वकील सब इसके परिवार में है। तो सब जब आ गया अब लिखाना शुरू किया, देखिए ये जज साहब है, ये इंस्पेक्टर साहब है, ये एसपी साहब, ये लोग प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। मतलब नाम उन्होंने रख दिया था अपने बेटों का। क्या? जज साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब। तो नाम बदलने से जज कलेक्टर एसपी तो हो नहीं गया। तो ऐसा ही चाल चलता है, ऐसा ही काम करता है कौन? चाइना। ठीक है। लेकिन ये चाइना जो ये करता है सोची समझी नीति के तहत।
हम लोग हंसी मजाक में उड़ा दिए, उड़ा सकते हैं, लेकिन सोची समझी नीति के तहत करता है। करता क्या है ये कि पहले किसी लगभग 14 देशों के साथ इसका सीमा विवाद है। कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ 22,240 वर्ग किलोमीटर लंबा, 22,240 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है चाइना का 14 देशों के साथ, और लगभग सभी देशों के साथ ऐसा ही करता है। अवैध दावा करता है, और जिस क्षेत्र का दावा, जिस क्षेत्र पर दावा करता है उस क्षेत्र के जगहों का नाम बदलता है। ठीक है, और कुछ वर्षों के बाद उन क्षेत्रों को अपने मैप में दिखाता है, और फिर 20-25 साल के बाद इंटरनेशनल फोरम पर में जाकर सबूत देता है कि देखिए ये तो हमारे मैप में ये जगह शामिल है। तो सुनियोजित तरीके से ये चाइना ऐसा करता है। तो जब भी ऐसा करता है तो भारत को क्या करना चाहिए? खंडन करना चाहिए। ठीक है, जोर शोर से खंडन करना चाहिए, जैसा कि इस बार भी भारत ने खंडन किया है कि भारत की तरफ से कहा गया है कि नाम बदलने से जमीनी वास्तविकता नहीं बदलती है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। ठीक है, लेकिन चाइना जो ये करता है नाम बदलना, कहा जाता है कि ये इसका प्रभाव 20-25 साल के बाद दिखेगा कि वह क्या चाहता है। वर्तमान में तो ये स्पष्ट है कि अरुणाचल प्रदेश पर चाहता है दावा। ठीक है, तो लेकिन ये दावा कितना सही है? ना तो नैतिक रूप से सही है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग भी चाइनीज गवर्नमेंट को स्वीकार नहीं करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की तो बात ही छोड़िए, तिब्बत के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तिब्बतियों के जो धार्मिक गुरु हैं, राजनीतिक गुरु या धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, ठीक है, भारत में रह रहे हैं और वर्षों से वो चाइना के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं। तो ना तो नैतिक रूप से चाइना का अधिकार है अरुणाचल प्रदेश पर, ना कानूनी रूप से। शिमला समझौते में मैकमोहन लाइन खींचा गया था जिसका सम्मान करना चाहिए था, सम्मान नहीं करता है, ये चाइना की आदत है। इसी तरह इंडो पैसिफिक रीजन में 9 डैश लाइन खींच करके अपना अधिकार जताता है, यहां भी जताता है। तो इसका नेचर ही वही है, विस्तारवादी, अवैध दावा करना वगैरह वगैरह। ठीक है, और अभी तो एक व्यक्ति है शासन में, 140 करोड़ की आबादी वाला चीन एक व्यक्ति के मस्तिष्क पर निर्भर है। तो ऐसी हरकतें और भी होगी। पहले माओ पर निर्भर था, अब शी जिनपिंग पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस मुद्दे से के हर एक पहलू से वाकिफ हो गए होंगे। अब सवाल उठता है कि अगर लिखने के लिए लाया जाए इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर, तो लिखिएगा कैसे? ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें सारे पहलुओं को हम लोग समेट लेंगे। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश को नाम दिया है चाइना वालों ने जेंगनेन, ये जानना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश या जेंगनेन, इस पर हम लोग बात करेंगे। मुद्दा यही है, इसको क्या कहा है? या जेंगनेन किसने कहा? चाइना वालों ने इसको नाम दिया है जेंगनेन। हम लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो ये हम क्या माने? ये अरुणाचल प्रदेश है। ये बेकार का माथा पच्ची कर रहे हैं कौन? चाइना। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है भाई? छोटा सा हम लोग बनाएंगे चर्चा में क्यों? 2023 में अप्रैल 2023 में क्या किया है? 11 जगहों के नाम परिवर्तन किए गए, बदले गए। आप लोग पूरा सेंटेंस लिखते जाइएगा। 2023 अप्रैल में 11 जगहों के नाम चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा बदले गए हैं। कहां के 11 जगह? अरुणाचल प्रदेश।
इससे पहले 2021 में 15 जगहों के नाम बदले गए थे। फिर 2017 में 6 जगहों के नाम बदले गए। यानी आदत से लाचार है, मजबूर है। ठीक है, अपना संस्कार बार बार दिखाते रहते हैं लोग। और क्या, अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताने के लिए नहीं, कुछ तो नाम तो बदल दें, और यही नहीं करता है। भारतीय नेताओं या दलाई लामा कि अरुणाचल दौरे पर आपत्ति जताता है चाइना। अभी G20 की बैठक हुई में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये सब क्यों कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए, जबकि दावा खोखला है। दावा खोखला है। ठीक है, तो चीन जब ये कर रहा है तो उसका तर्क भी जान लीजिए। चीन का तर्क क्या है? माओ की द 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी सबसे पहले 1914 में शिमला समझौता हुआ, मैकमोहन लाइन खींचा गया। उन्नीस सौ 14 में शिमला समझौता संपन्न हुआ और इसमें मैकमोहन लाइन खींचा गया था। चीन का मानना है कि तिब्बत हमारा अंग है, तिब्बत हमारा चीन का अंग है। और शिमला समझौते में क्या होता है? चीन के प्रतिनिधि, तिब्बत के प्रतिनिधि और ब्रिटिश भारत सरकार के प्रतिनिधि थे। लेकिन चीन का कहना है कि तिब्बत तो चीन का अंग है, तो उसके प्रतिनिधि के होने का क्या तुक है? और 1914 में जो सरकार थी उस पर दबाव डालकर समझौता करवाया गया था। 1914 में चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार थी। तो चाइनी लोगों का कहना है कि उस समय जो सरकार थी उस पर ब्रिटिश सरकार ने दबाव डालकर समझौता संपन्न किया था। इसलिए चीन का मानना है कि यह समझौता 1914 का जो शिमला समझौता हुआ क्या है? अनुचित है। 1914 के शिमला समझौते के तहत ही मैकमोहन लाइन खींचा गया था। तो तिब्बत पर मानता है चीन अपना अधिकार, और अरुणाचल प्रदेश को मानता है साउथ तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? साउथ तिब्बत, तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा। इसके पीछे माओ की विदेश नीति बताई अभी, नीति का अंग द 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। तिब्बत चीन के दाहिने हाथ की हथेली है, जिसकी 5 अंगुलियां हैं। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख। माओ की विदेश नीति को पर आज भी चाइना के लोग अमल करते हैं और दावा जताते हैं।
क्या क्या चीन ने कहा कि हम तिब्बत गुलाम है, तिब्बत को आजाद करा रहे हैं, और यह कहते 1951 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया। और दलाई लामा को मारने का प्रयास किया। दलाई लामा चाइनीज शासन से त्रस्त होकर 1959 में दलाई लामा आ गए कहां? भारत आ गए। दलाई लामा को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही मानता है ये चाइना, जबकि ऐसा है नहीं। चाइना ने तिब्बत एक राष्ट्र है, इस पर चाइना ने अधिकार कर रखा है, अवैध तरीके से अधिकार कर रखा है, वहां के लोगों की इच्छा के विरुद्ध। और यह भी कहना है चाइनीज लोगों का, चाइनीज पॉलिटिशियंस का, चाइनीज पॉलिसी मेकर्स का, कि तवांग जो है वह बौद्ध धर्म, तिब्बती बौद्धों का एक महत्वपूर्ण मठ है, और उसका जुड़ाव है ल्हासा से। ल्हासा से जुड़ाव रहने के कारण भी तवांग पर, और तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश पर हमारा अधिकार है। वो मानता है कि तिब्बत हमारा है। तिब्बत के लोग नहीं मानते हैं, लेकिन चीन का कहना है तुम मान न मान, मैं तेरा मेहमान। यहां मेहमान नहीं, यहां तो शासक बन बैठा है। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब आइए कि अरुणाचल प्रदेश को क्यों इतना महत्व देता है? चीन के लिए क्या महत्व है? चीन के लिए महत्व बताया था मैंने। क्या क्या बताए थे? तवांग जो है, तवांग मठ तिब्बती बुद्धिस्टों का, तिब्बती बौद्धों के लोकतंत्र के पक्ष में विद्रोह का केंद्र बन सकता है, जिससे क्या होगा? तिब्बत से हाथ धोना पड़ सकता है। और तिब्बत से हाथ धो दिया चाइना ने, अगर तिब्बत निकल गया तो सिनजियांग भी निकलेगा, इनर मंगोलिया भी निकलेगा, और ये सब निकल गया तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बिखर जाएगी, चीन का भी खंडन हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? तो इसलिए वह चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में बार बार ये अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल गया, जैसे भी हो दावा जताते रहना है। ठीक है, ताकि वहां पर विद्रोह का कोई बिगुल न बजे। तो ये दूसरा, तवांग और अरुणाचल प्रदेश जो है युद्ध के दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, भूटान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर नजर रखने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचना चाहता है चाइना। अब दावा कितना ये है? भारत क्या, भारत का पक्ष क्या है भाई? चीन का दावा ना तो नैतिक है। क्यों नैतिक क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो अरुणाचल प्रदेश के लोग और ना ही तिब्बत के लोग चीन की सत्ता को स्वीकार करते हैं। चीन जबरन तिब्बत की जनांगीय संरचना को बदलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, नैतिक नहीं है, कानूनी भी नहीं है। ना तो कानूनी क्यों नहीं है? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था तिब्बत के प्रतिनिधि, चीन के प्रतिनिधि और ब्रिटिश भारत सरकार के। उसी के तहत मैकमोहन लाइन ये प्रकाश में आया था 1938 में, जिसका सम्मान
चाइना नहीं करता है। और इंटरनेशनल लॉज का सम्मान न करना, समझौता न करना, ये चाइना की फितरत है। ठीक है, यही नहीं कर रहा है, वहां भी कर रहा है। कहा? इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद प्रशांत सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, ताइवान के मामले में भी यही कर रहा है। ठीक है, और बता ही दिया मैंने, 14 देशों के साथ 22,000 किलोमीटर से अधिक इसका बॉर्डर है, और सबके साथ इसका यही रवैया है। ठीक है, तो हो सकता है जिस तरह एक बार हुआ कि चाइनीज खरबूजा को काट काट करके यूरोपियन महाशक्ति, जापान, सब लोग मिलकर के काट काट करके खा रहा था। सुने होंगे, चीनी खरबूजे को काट काट करके, मतलब उस समय की उपनिवेशवादी शक्तियां जो थी, यूरोपीय या जापान या अमेरिका वगैरह, सब ने बांट लिया था अलग अलग। हो सकता है फिर वैसा ही हो जाए, सब मिलके चाइना को, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लग रहा है ऐसा हुआ तो चीन बिखर जाएगा, चीन बिखरेगा, हमारी सत्ता चली जाएगी। न तो चीन का अलावा न तो नैतिक है, न तो कानूनी है। ठीक है, भारत का पक्ष है अरुणाचल प्रदेश, हाँ, अभिन्न अंग, भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। नाम बदलने से जमीनी सच्चाई नहीं बदलती है, आप ऐसे लिख सकते हो। ये भारत का पक्ष है। चीन का जो एरिया है 97 लाख, समझे, 6,961 वर्ग किलोमीटर चीन का एरिया है। इसमें 43% अवैध रूप से कब्जा किए हुए दूसरे के एरिया पर। कौन? चाइना। तो चाइना कर क्या रहा है? सुनियोजित तरीके से, क्या सुनियोजित तरीके से क्या कर रहा है? क्या करता है यह? दूसरे देशों के, पड़ोसी देशों के क्षेत्रों पर दावा करता है, दावा जताने के लिए नाम बदलने की नीति पर अमल करता है, फिर उन क्षेत्रों को अपने मैप में शामिल करता है और फिर इंटरनेशनल फोरम में जाकर अपने दावे को मजबूत करने का प्रयास करता है और प्रूफ में अपना मैप दिखाता है। ठीक है, तो भारत सरकार ने कड़े रुख अपनाया है और कड़ा जवाब दिया है। अभिन्न अंग था, है और रहेगा। नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती है। और भारत का पक्ष बिल्कुल नैतिक है, कानूनी है। ठीक है, वह दिन दूर नहीं जब तिब्बत आजाद होगा। ठीक है, और चाइना की जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति है उस पर लगाम लगेगा। ठीक है, जिस तरह गोरैया को माओ ने मारने का प्रयास किया तो कर्म का फल लौट कर आता है, भुगतना पड़ता है। 2.5 करोड़ चाइनीज लोग काल कवलित हो गए। तो ऐसे अगर चाइना वाले करते रहे, पड़ोसियों को सताते रहे, तो कर्म का फल लौट कर आएगा। चाइना को टूटने में देर नहीं लगेगी।